हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 जीव विज्ञान बायोलॉजी 2024 में आने वाले ड्रैक यहीं से प्रश्न है। 200 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 2024 फाइनल परीक्षा के लिए रामवान प्रश्न है। कम समय है, अभी पढ़ लो। यही 200 प्रश्न में सीधे बायोलॉजी से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधा आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए 2024 में मिलेगा। तो चलिए, समय अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, देरी नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो ऊपर से ऊपर की ओर होता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरण होता है, तो आंसर बी हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर ना होगा तो ऊपर की ओर हो रहा है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर होगा। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगली प्रश्न है बाबू कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है, तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग क्या है बाबू? ब्रीक है। क्या है? ब्रीक है। तो किडनी, क्यों चीज है? किडनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगली प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कहते हैं। तो स्टोमेटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? तो बोलना है कि नियंत्रित दवार कोशिकाएं करती है। आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा करता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपात द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है बाबू? कुटपात द्वारा करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर कौन होंगे? सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को निफ्रॉन कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला कहता है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क संबंधित है वो उत्सर्जन से है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग जो है बाबू, ये गिल्स है। क्या है बाबू? गिल्स है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, अगली प्रश्न है निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो सबसे तेज धड़कन चूहा का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चूहा का धड़कन 1 मिनट में 50 से 600 बार धड़कता है और मनुष्य का 1 मिनट में धड़कन 70 से 72 बार धड़कता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएंगे। कहता है निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा का होता है। याद रखना है कि चूहा का 1 मिनट में 500 से 600 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय बदलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो अंतःग्रहण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अंतःग्रहण। अगली प्रश्न है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों में उत्सर्जी पदार्थ जो है गोंद हो जाएगा,
टैनिन भी हो जाएगा, रेरिन भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्यों हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि अगली प्रश्न है तेलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तेलचट्टा में जो पाए जाते हैं वो 10 पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 10। अगला है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे हाइड्रा में मुकुलन भी पाए जाते हैं। चलिए, तो मुकुलन नहीं है तो स्पर्शक हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न हम लेते हैं। कहता है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? वो लाइपेज हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो ग्लूकोज के रूप में होता है। कुछ के रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी बताइए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, यही ना होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होते हैं। चलिए आप लोग जवाब दीजिए ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। अगली प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और पूछेगा कि उसमें कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम। क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम पाए जाते हैं, मतलब Mg पाए जाते हैं। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। किस में होती है? हरे पौधे में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, हरे पौधों में। अगली प्रश्न है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन से। किस श्वसन से? वायवीय श्वसन से ऊर्जा अधिक मुक्त होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसमें होगा अमोनिया, है ना, यूरिकम और यूरिया, इन सभी के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे भाई? ऑप्शन नंबर इसका आंसर डी हो जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन इसी प्रकार आप तक पहुंच सके। तो चलिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, इसलिए वीडियो का पूरा देखें और इसको एग्ज़ाम तक बढ़िया से रट लें कि आने वाले परीक्षा में 2024 में ना प्रश्न छूटे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं कि आप लोग इतना भी मेहनत करते हुए आप लोग लाइक वीडियो को नहीं करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक इसी प्रकार पहुंच सके। चलिए, तो अगली प्रश्न है सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, इसीलिए सभी हरे पौधे क्या होते हैं भाई? स्वपोषी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर कौन होगा? ए होगा। अगली प्रश्न है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल भी आवश्यक है,
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी, इसलिए सही आंसर कौन हो जाएगा बाबू? इसका आंसर सही डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो आप लोग बताइए। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, माने बेस में, या कोष्ठक भी बोलिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1 मिनट, सी हो जाएंगे, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया परजीवी है। याद रखना है कि प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी है। अगली प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो कोई पूछे कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। कौन विधि? तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगली प्रश्न है 27 ना। अगला, समान अनुशीतलन रक्त दाब होता है। तो समान अनुशीतलन रक्त दाब 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर ब्लड प्रेशर पूछे कि मानव का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ब्लड प्रेशर 120/80 होते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा प्लेटलेट्स। क्या होगा? प्लेटलेट्स, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप रट लीजिए, और 2024 में आने वाले मैट्रिक परीक्षा में वायो से प्रश्न नहीं छूटेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पितरस यकृत से स्रावित होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। पितरस कहाँ से स्रावित होते हैं? यकृत से स्रावित होते हैं। अगला है, जामा कहाँ होते हैं? पिताशय में होते हैं। तो पितरस यकृत में स्रावित होते हैं और पिताशय में जामा होते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि श्वसन के अंतिम उत्पादक है। तो श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है बाबू? तो CO2 और H2 और ऊर्जा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। CO2 H2O और ऊर्जा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, 1 मिनट रुकिए, इसका अगली प्रश्न है, कैसे हो गया जी? चलिए अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ATP। इसका सही आंसर क्या होगा? ATP, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आप लोग का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई लोग। चलिए, तो आप लोग को बार बार नहीं कहने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा किया जाता है, इसलिए 1 मिनट, निलय द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इसका उपयोग स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कहता है कि कुटपात किसमें पाया जाता है? तो कुटपात अमीबा में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
चलिए अगली प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, इसी को यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। मानव के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए अगला कहता है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है। तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो हरित लवक जो है ये प्रकाश संश्लेषण अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, हरित लवक। अगला प्रश्न है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होते हैं। तो 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो बताना है 32 होते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। और दूध के दांत अगर पूछे तो कितना बताना है? 20 बताना है। और पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कोई पूछे तो कितना बताना है? पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कोई पूछे तो 52 बताना है। कितना? पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या 52 होते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएंगे। इसका कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर उपचयन। क्या हो जाएगा? उपचयन। ए हो जाएंगे आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, तो आंसर ए हो जाएंगे। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। क्या होता है बाबू? Mg होता है। अगली प्रश्न हम लेते हैं। कहता है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली है इसमें नेफ्रॉन हो जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नेफ्रॉन। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा बाबू कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में किण्वन क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, किण्वन। तो कोई पूछे कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन क्रिया होती है, क्योंकि जब दूध को हम गर्म करते हैं तो गर्म करके उसको फिर ठंडा किया जाता है। ठंडा करके उसमें कुछ दही की मात्रा, बाद में दही या मट्ठा की मात्रा डाला जाता है, जिससे दूध को फिर जमाने का काम करता है। कौन विधि द्वारा? किण्वन विधि द्वारा। चलिए उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उस सब बैक्टीरिया मिलकर क्या करते हैं? दूध को जमाने की काम करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगली प्रश्न है, 1 मिनट। अगली प्रश्न है बाबू, ध्यान देना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण बताइए कब होता है, दिन में कि रात में? तो दिन में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बार बार बोल रहे हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगता है भाई लोग वीडियो बनाने में। का अगला है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कहता है कि पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। वाष्प उत्सर्जन का मतलब हुआ कि जब पत्ती से, है ना, पत्ती जब रौदा से क्या होते हैं, उसमें जो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद पत्ती के द्वारा ही उसमें पानी जो होता है उसी के साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाते हैं, और पानी जो भी होता है वो बाहर निकल कर कहाँ चल जाते हैं? बादल बन जाते हैं। बादल के रूप में बन के फिर वर्षा के रूप में नीचे चली आते हैं, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जठर ग्रंथियों कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियों अग्नाशय में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार की उत्तक है। क्या है? उत्तक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू कि स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में। कुछ में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बाबू अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो क्या है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एनीमिया। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वह जल से। कौन चीज से निकलता है बाबू? जल से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कौन सी की प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होंगे। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न है, पौधों में वात उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में। कुछ में होता है? पत्ता में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने रहते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपरागम झिल्ली है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो यह भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है कि पुनः उसको हम उपयोग कर सकते हैं, माने परिवर्तन कर सकते हैं उसे। वाष्प उत्सर्जन, जैसे वाष्प उत्सर्जन होकर जैसे पौधा के पत्ती में जो भी द्रव रहता है वाष्प उत्सर्जन का कहाँ चला जाता है? ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर पानी वाष्प उत्सर्जन के ऊपर चले जाते हैं, बादल बनते हैं, बादल से फिर क्या होते हैं? वर्षा होते हैं, वर्षा के फिर कहाँ चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। तो पुनः प्राप्त हो गया कि नहीं? वही अवस्था में हो गया। चलिए, तो जिसको हम पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं तो उसे क्या भौतिक कहते हैं। चलिए अब अगली प्रश्न होगा, तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला आंसर हो जाए, अगला क्वेश्चन है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, तो कितना होती है? 20 mg होती है। कितना होती है? 20 mg होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू, कहता कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीवों के लिए श्वसन तो अनिवार्य है, बगैर सांस ले लो कोई जीव जिएगा नहीं, तो श्वसन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सही, करेक्ट। अगला बताइए, अगला प्रश्न है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? जैव प्रक्रम कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है। कैसी होती है? बहुदिशीय होती है। कैसा होती है बाबू? बहुदिशीय होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? तो अपेंडिक्स जो है वह अवशेषी अंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, चाइल का अवशोषण होता है। तो चाइल का अवशोषण इलियम में होता है। किस में होता है? इलियम में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला प्रश्न है, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितना होती है? तो ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है लगभग, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो श्वसन से संबंधित इसमें फेफड़ा है, यह है, ट्रैकिया है, यह गिल्स है, तो कौन नहीं है? यकृत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयरन पाया जाता है? तो लोहा। कुछ पाया जाता है? लोहा। इसका आंसर ये होगा। लोहा का संकेत क्या होता है बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। एफी होता है। क्या होता है? एफी। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लोबर कितने ग्लूकोज कितने कार्बन से बने अणु होता है? तो ग्लूकोज कितने कार्बन से बने अणु होता है? तो सबसे पहले ग्लूकोज का फार्मूला बताए होंगे कि C6H12O6 होते हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा कितना लौक रहा है? 6 लौक रहा है, तो आंसर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, एक मिनट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, 6। कोई दिक्कत? चलिए, तो फार्मूला भी बहुत ज़रूरी है याद कर रखना। चलिए अगला है, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं जो पाई जाती है वो पत्तियों में पाई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मिल जाएंगे, आप लोग माफ़ करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगली प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े। कितना पाई जाती है बाबू? 3 जोड़े, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा। कौन रोग होता है बाबू? घेंघा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है बाबू कि इंड्रोजन है। तो इंड्रोजन एक प्रकार के नर हार्मोन है। कौन हार्मोन है? नर हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? न्यूरॉन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कहता है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो वो वृद्धि हार्मोन होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 2 न्यूरॉनों के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कहता है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित होने की संभावना है? तो इसमें कुछ चीज़ होगा, गलगैंड, ग्लैंड, इस सभी से हो जाएगा। घेंगा, इस सभी से होने की संभावना हो जाएंगे बाबू, सभी से होने की संभावना हो जाएगी, लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न कहता है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो जिब्रेलिन है। कौन होगा? जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बाबू कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कान है, ये है, आँख है, ये है, नाक है, ये, तो कौन नहीं है? दिमाग नहीं है, है ना। तो दिमाग सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है। चलिए अगला है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो बताइए, HIV जो है ये संक्रमित रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला कहता है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कहता है कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही आंसर। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, लेकिन वोवेन, लार आना, हृदय का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना ऐच्छिक क्रिया है, इच्छा है तो चबाएंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं चबाएंगे, है ना।
तो ववन अनैच्छिक क्रिया है, आपको मन रहेगा तो नहीं। अगर हमें जखनी उल्टी आ जाता है लार आना, तो मन रहेगा तो लार आएगा नहीं। चसु इमली के पानी देखा तुरंत लार आ जाएगा। हृदय का धड़कना, तो इच्छा रहेगा तो हृदय धड़केगा, इच्छा नहीं रहेगा तो नहीं धड़केगा, धड़केंगे तो यह अनैच्छिक क्रिया हो जाएगा। तो कहता कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इच्छा है तो चबाएंगे, इच्छा नहीं है तो नहीं चबाएंगे। तो इच्छा के अनुसार जो काम करेंगे वो ऐच्छिक क्रिया, और इच्छा के अनुसार जो काम नहीं होगा वो अनैच्छिक क्रिया। चलिए, तो आप लोग समझ गए, आंसर बी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे कहता है ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सी क्या लिखल है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन जो है वो क्या है, हार्मोन है। क्या है बाबू, हार्मोन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कोई पूछे कि ऑक्सीन क्या है, हार्मोन है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका। अगला है मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है बाबू किसके लिए है, सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला है कि पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो पत्तियों का जो मुरझाना होता है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ग्वाइटर रोग पनपता है तो किसके कमी से, आयोडीन की कमी से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, तो कई बार रिपीट हुआ है, पत्ती में, क्या हो जाएगा, पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला है, कहता है कि निम्नलिखित ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इंसुलिन स्राव है, इंसुलिन किस में स्राव होता है, लैंगरहैंस की दीपिकाओं का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगली प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, किस में होता है, दोनों, कहता है कि रसायनों द्वारा, तंत्रिका द्वारा, कि दोनों के द्वारा, तो दोनों के द्वारा हो जाएंगे, रसायनों द्वारा और तंत्रिका के द्वारा, दोनों के द्वारा होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है। तो इसका औसत आयतन लगभग 650 ml होता है। कितना होता है, 650 ml होता है। अगर मस्तिष्क का वजन पूछे तो मस्तिष्क का जो वजन होता है पुरुष में, तो पुरुष में कितना होता है बाबू, 1400 ग्राम होते हैं। कितना होता है, 1400 ग्राम। और महिलाओं में 1350 ग्राम होते हैं। महिलाओं में कितना होते हैं, 1350 ग्राम होते हैं, मैंने 50 ग्राम कम होते हैं पुरुष की अपेक्षा, दिमाग है ना। चलिए अगला प्रश्न है कोशिका दृघ द्वारा तने की वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, कहता है गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो एथिलीन है। क्या है, एथिलीन, इसका आंसर कौन हो जाएगा बाबू, डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना हो जाए, तो 1.4 kg होता है, लगभग 1.5 kg मानिए, 1.5 kg नहीं दे रहेगा तो 1.4 kg मारिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप मेरु रज्जु में बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मेरु रज्जु में बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मेरु रज्जु। अगला प्रश्न है अस्टेटोस्टेरोन स्रावित होता है, अस्टेटोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ होता है बाबू, वृषण में। कहाँ में होता है, वृषण में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है मनुष्य के शरीर में सोचने वाला ऊतक है, तो मनुष्य के शरीर में सोचने वाला जो ऊतक है तंत्रिका ऊतक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है
कहता है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है? तो न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ एक उभयलिंगी जंतु है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए आधा हम लोग 200 में 100 को कर लिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक को दम दबा दीजिए, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 101 में पहुंच गए। कहता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो होती है पुष्प में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? विखंडन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहता है अगला, कहता है कि अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन फलोपियन नालिका में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है पुष्प का मादा भाग है। तो पुष्प का मादा भाग जयांग है। कौन है? जयांग, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि पुष्प का नर जननांग कहलाता है। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कह सकते हैं, ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? यह शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है वृषण में। कहाँ में बाबू? वृषण में। कहाँ में? वृषण। वृषण किसका भाग है? नर का कि मादा का? नर का। किसका भाग है? नर का। चलिए अगली प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो कौन बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। कौन बनाता है बाबू? पुंकेसर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न है परागकोश में होता है परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक कौन हो जाएगा? तो शुक्राणु जो होता है ये नर युग्मक ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कहता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। जोड़ा में कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। कितना होते हैं? जोड़ा में 23 होते हैं। कितना होते हैं बाबू? 23 होते हैं। चलिए तो जोड़ा नहीं पूछ रहा है ना, संख्या पूछ रहा है, तो संख्या में कितना मारेंगे? 46। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। जब दोनों मिलेगा तो निषेचन होगा, निषेचन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे चलिए क्वेश्चन आगे चलिए। कहता है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण पपीता है। कौन है बाबू? पपीता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कई बार पूछर क्वेश्चन है, इसका याद कर लीजिएगा, एकदम रट जाना है सब क्वेश्चन, है ना। चलिए बायोलॉजी का टेंशन खत्म हो जाएगा कब? जब 200 प्रश्न याद कर लेगा तब। चलिए कहता है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बहुत सारे रिपीट क्वेश्चन है तो आप टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विखंड द्विखंड होता है। तो द्विखंड किसमें होता है? तो अमीबा में, पैरामीशियम में और लिस्मीनिया में, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे?
डी हो जाएंगे। इस सभी में द्विखंडन होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है फूल का सबसे बाहरी भाग है तो पंखुड़ी। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या है बाबू? पंखुड़ी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन पुदीना में भी होता है, हल्दी से भी होता है, अदरक में भी होता है, तो इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? करेक्ट, डी, इनमें से सभी। अगला कहता है कि भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला, मेंडल ने अपना प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? किस पौधे का किया था बाबू? मटर के पौधे का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स तो बताए थे, तो ऑप्शन नंबर डी, इसमें डी दे देते, डी हो जाएंगे। चलिए अगला हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखे थे? तो डार्विन ने लिखे थे। कौन लिखे थे? डार्विन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। किसी भी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्मक क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एक्स एक्स। चलिए अगला है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री में गुणसूत्र एक्स एक्स पाए जाते हैं। पूर्ण जोड़ा हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएगा, स्त्री में। कुछ हो जाएगा वो स्त्री में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आंसर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो जीन शब्द का प्रस्तावना वाटसन, मेंडल की, वेंडेन की, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं है। जोहान्स ने किए थे, तो इसमें से कोई नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। अगला है, घेंगा किस समुदाय का प्राणी है? तो घेंगा मोलस्का समुदाय की प्राणी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता रखते हैं? तो चिंपैंजी से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कैरेक्टर कौन हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वीडियो आप लोग जब भी सुनिएगा तो तेजी कर लीजिएगा, तेज कर लीजिएगा, है ना, 2 पर कर लीजिएगा और तेजी से सुन लीजिएगा। चलिए अगला है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत लैमार्क ने दिए थे, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बाबू? ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? न CO2 था, न NO2 था, न O2 था, कुछ नहीं था। तो इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, कुछ नहीं था पहले। चलिए अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? ये तो आपकी प्रश्न हो गया। चलिए 1 मिनट, कहता है कि मानव युग में ऑटोसोम की संख्या होते हैं। तो ऑटोसोम की संख्या कितना होते हैं? ऐसे खुदरा में कहते हैं 44 होते हैं, और जोड़ा में ही आदेल है, तो जोड़ा में बताइए, जोड़ा में कितना होते हैं? जोड़ा में 22 होते हैं, 22 जोड़ी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के मठ के पादरी था? तो किसका था? अस्टिया के था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अस्टिया। चलिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जीन अवस्थित होते हैं केंद्रक में। जीन किस में अवस्थित होते हैं? केंद्रक में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होते हैं। कहता वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? जनन।
क्या कहलाती है बाबू? जनन कहलाती। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करते हैं? तो क्या हो जाएगा बाबू? जीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीन करते हैं। अगला है ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ पाए जाते हैं? वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण वर्षा होती है? SO2 के कारण। किसके कारण? SO2 के कारण, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? जैसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। तीस हम तो इस तो एक तो खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन बायोगैस खत्म होंगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन? जो कभी खत्म ना हो, वो अनवीकरणीय, जो खत्म हो जाए आने वाले भविष्य में वो नवीकरणीय। तो पेट्रोलियम, कोयला नवीकरणीय हो जाएगा, लेकिन बायोगैस कभी खत्म नहीं होंगे, बायोगैस खत्म हो जाएंगे नहीं, ठीक, क्या हो जाएंगे? अनवीकरणीय हो जाएंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही आंसर। कहता है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन कर रहा है? घास गेहूं खाता है, गलत, ये आंसर गलत हो जाएंगे। कहता है कि घास बकरी खाता है, घास को बकरी खाता है, सही बात है। बकरी को मानव खाता है, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएंगे। लेकिन बकरी गाय कभी बकरी खाएगा, गलत हो जाएंगे ये भी। कहता है कि घास मछली खाते हैं, ये भी गलत हो जाएंगे। तो सही आंसर कौन हो जाएंगे? घास बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाएगा, सही श्रृंखला बनाए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगली प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है, जैसे पैदल चलना पर्यावरण के अनुकूलन है, साइकिल से चलना ये भी पर्यावरण के अनुकूलन है, लेकिन मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूलन है नहीं, गलत। तो यही आंसर सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अच्छा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएंगे सी। सही आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। मोटरसाइकिल से चलना ये भी पर्यावरण के अनुकूलन नहीं है। चलिए अगला कहता है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। किससे? पराबैंगनी विकिरण से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा प्रदूषण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है? जैसे गंगा में मछली पालने से गंगा प्रदूषित हो जाते हैं, नहीं, तो यही आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लेकिन गंगा में कपड़ों धोने से प्रदूषित हो जाएंगे, गंगा में जल शराब को बहाने से, मरे हुए शराब को बहाने से भी प्रदूषित हो जाएंगे। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन से भी प्रदूषित हो जाए, लेकिन गंगा में मछली फंसने से गंगा प्रदूषित नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला है कहता है निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो हरे पौधों को कि नीलहरी शैवाल को? तो हरे पौधों को तो क्या उत्पादक है, लेकिन उपभोक्ता पुरुष रहा है, तो क्या हो जाएंगे? हरे पौधे भी उत्पादक हो जाएंगे, नीलहरी शैवाल भी उत्पादक होंगे, लेकिन जंगली जानवर यही क्या उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे करेक्ट। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो कुआं जो है यह भूमिगत जल का उदाहरण है, क्योंकि मिट्टी से ही पानी निकलते हैं, रिस के, है ना।
कुआं पानी कहाँ आते हैं, अगल बगल में जो मिट्टी रहता है उसी से रिस के कुएं में पानी आते हैं, तो कुआं सही आंसर हो जाएंगे सी। अगला कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है, तो तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएंगे, सर्प हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्प, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, सर्प हो जाएंगे। चलिए अगला है, यूरो का संबंध है, तो यूरो का संबंध किससे, वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायु प्रदूषण से। चलिए अगला है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब समताप मंडल में, समताप मंडल में ना, हाँ समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। चलिए अगला है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, कौन हो जाएंगे, CO2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, और O3 में कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सही आंसर कौन हो जाएंगे, सी। चलिए अगला है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में होगा, कौन जल में, गंदा जल में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें मुर्दाखोर है, तो चील भी मुर्दाखोर है, चार भी, कौवा भी, तीन में से सभी हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए सब मुर्दा को खोर खोर को खा जाता है, चलिए मरे हुए मुर्दाओं को खा जाते हैं। चलिए कहता है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं, जल मंडल भी आते हैं, स्थल मंडल भी आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, तो इनमें से सभी आते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है बाबू कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, अब क्या बताएं, 3 परमाणु होते हैं। चलिए बार बार रिपीट हो जा रहा है इसलिए सॉरी मांगते हैं ना, आप लोग जल्दी जल्दी बनाना है। समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, क्या है मूल स्रोत, क्या है, हरे पौधे, तापक्रम, जल, सौर ऊर्जा, तो कौन हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगला है, मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं, किस श्रेणी के, सर्वाहारी जंतु के अंतर्गत आएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए अगला है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है, 10%, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला कहता है, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें मानव के लिए क्या है, हानिकारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, त्वचा कैंसर होते हैं, कि मोतियाबिंद होते हैं, कि उत्परिवर्तन होते हैं, इनमें से सभी रोग हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है, हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला है कि ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो जीवधारी जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कहता टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था, तो उत्तराखंड में, किस में, उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे उत्तराखंड। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
कहता है कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो कौन हो जाएगा, टिश्यू पेपर, केले का छिलके, ये सब अपने से क्या प्रकृति के द्वारा नष्ट होते हैं, लेकिन थर्मोकोल अपने से नष्ट प्रकृति के द्वारा नहीं होते हैं, इसलिए आपसे करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। यह अजैव निम्नीकरणीय हो जो प्रकृति के द्वारा कभी भी नष्ट ना हो, वह अजैव निम्नीकरणीय हो जाएंगे जो प्रकृति के द्वारा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टेहरी बांध परियोजना का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में। क्यों बताए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला है, वन संपदा का एक उदाहरण है, तो क्या होगा, लकड़ी। क्या होगा, लकड़ी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। संग्रह वर्षा जल का संचयन कहलाता है, तो वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है, जल संचयन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला, वन संरक्षण का उपाय है, तो वन संरक्षण का उपाय क्या है, नए वृक्षारोपण द्वारा, सही बात है, ये भी सही है। वनों की कटाई पर रोक, ये भी सही है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक, ये भी सही है। इनमें से सभी, जनसंख्या बढ़ेगा तो पेड़ पौधा कटवे करेगा, तो इनमें इनसे क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो चिपको आंदोलन 1970 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1970। अगला कहता है कि गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1985 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1985। अगला, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? कहता है कौन सा है, गंगा नदी, ये प्राकृतिक संसाधन, लेकिन ईंट सीमेंट बांध सब मानव बनाया, लेकिन गंगा नदी मानव बनाया नहीं, प्रकृति का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाए। अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा नदी। सरदार लोग कैसा होते हैं, नरम दिल के होते हैं, इसलिए नर्मदा नदी पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला कहता, स्वच्छ जल का पीएच कितना होता है, 7 होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जल संग्रहण है, वर्षा जल का संग्रहण को जल संग्रहण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्न में से प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन है, कोयला, वन जीव, वन, इनमें से ऊपर दिए गए सभी, तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही, सभी तो वही है। अगला, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कहता है कि जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन 2 प्रकार से होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। चलिए, लैंगिक और अलैंगिक। अगला कहता है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोष्ठक कहे चैम्बर कहे सब एक ही बात है। निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फल पकाने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला, निम्न में से कौन उत्पादक है, तो निम्न में से कौन उत्पादक है, घास जो है उत्पादक हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, इसलिए 3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला, कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, रक्त समूह ओ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे सही। अगला कहता है ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहता है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सही। अगला है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सही।
कहता है एक लिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है पपीता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एक लिंगी हो जाएंगे। कहता है पुरुषों का लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुषों का लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहता है कि निम्न में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है, तो स्मॉल टी दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। स्मॉल माने छोटा, मैंने छोटका टी दर्शावेगा बौने पौधों को। अगला कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का चयन किया था, 7 किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और अंतिम प्रश्न है, कहता है धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो 71% भाग, एक मिनट, कितना प्रतिशत भाग पानी है, 71% भाग पानी, तो इसलिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग 200 के टारगेट रखे थे, 200 हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक एकदम दबा के करिए और शेयर भी करिए, है ना, कि आपको दोस्तों तक पहुंच सके। और 2024 में दम यही में से प्रश्न आने वाले हैं, नहीं आएंगे तो फिर कमेंट बॉक्स में जितना गाड़ी देना है आप गाड़ी दे सकते हैं। लेकिन अगर 200 प्रश्न आप रट जाते हैं तो आप बायोलॉजी से आने वाले प्रश्न 2024 में मैट्रिक बोर्ड में नहीं छूटेगा, आप मुस्कुराते हुए निकलिएगा और कहिएगा कि सर सही बोले थे। यही 200 प्रश्न में से आपको बायो में से 200, जितना 200 प्रश्न बायोलॉजी का कराए हैं, बायोलॉजी का प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव तो छूटेगा नहीं, लेकिन 200 प्रश्न आपको याद होनी चाहिए, दब रट लीजिए कापी में लिख के। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत। लेकिन वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत भार पड़ता है भाई। आप लोग तो जानते हैं, समझदार हैं, क्योंकि आप लोग ला इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम मेरा लिए भी मेहनत आप लोग कर सकते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।